पहली डिग्री जो है हमारी वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये हो गया व्हेन प्राइस चेंजेस कीपिंग डिमांड कांस्टेंट या कीपिंग क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट। ओके, सो इट विल बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, ये पैरेलल फंक्शन होता है एंड दिस इज द वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगा। इज इट ओके? ओके, सेकेंड, लेस देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो लेस देन यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या होता था? व्हेन ईडी इज लेस देन 1। ओके, ईडी लेस देन 1, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। सो जब भी आपके क्वेश्चन में या कहीं भी मेंशन होगा इन इलास्टिक डिमांड, तो आप खुद समझ जाना कि वो लेस देन यूनिट इलास्टिक की बात करके चलेगा। सिर्फ इन इलास्टिक मेंशन होगा तब भी वो लेस देन यूनिट इलास्टिक की ही बात कर रहा है। ओके, राइट। चलिए, तो यहां पे होता था व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, when percentage change in quantity demanded is what? less than percentage change in its price। ओके, तो जहाँ पे डिमांड में चेंज आ रहा है बट प्राइस के कंपैरिजन डिमांड में कम चेंज आ रहा है, तो मैं ऐसे एग्जांपल लेके चल सकता हूँ कि अगर प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस में सपोज 10% चेंज आ रहा है एंड डिमांड में चेंज आ रहा है सिर्फ 2%। ओके, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में, सर ये डिवाइड क्यों करते हैं ये अभी आगे बताएंगे। ओके, तो जब इनको डिवाइड करते हैं तो मतलब 2/10, तो इट विल बी 0.2, तो 0.2 इज व्हाट? लेस देन 1। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है लेस देन यूनिट इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। ओके, ये सर कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ये सपोज आपके जो नेसेसिटीज होती हैं, ओके, लाइक इन केस ऑफ नेसेसिटीज ये इनइलास्टिक डिमांड फंक्शन एप्लीकेबल होता है। सर कैसे? मतलब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्ट की, तो सॉल्ट के अगर प्राइस में चेंज आता भी है तो उसकी डिमांड में बहुत थोड़ा ही चेंज आएगा वहां पे, ठीक है, तो वहां हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड है। ओके, प्राइस इनइलास्टिक। इज इट ओके? नंबर थर्ड, फिर मैंने आपको बताया था मोर देन यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईडी ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ओके, मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे लेके चलेंगे एग्जाम्पल, तो मतलब ये हुआ, सपोज कीजिए प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ 2% आ रहा है, बट डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो 5% आ गया। ओके, प्राइस में कम चेंज आया, डिमांड में ज़्यादा चेंज आया, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, D/P करते हैं, तो ये आ गया आपका 5/2, तो दिस इज 2.5 एंड 2.5 इज ऑफ कोर्स मोर देन 1। ओके, सो इट इज नोन एज मोर देन यूनिट इलास्टिक। क्लियर होगी बात? सर ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये देखिए, ये आपको लग्जरियस गुड्स में ज़्यादा मिलेगा। ओके, जैसे कि कार होती हैं, एयर कंडीशनर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, एलईडीज वगैरह, तो अगर उनके प्राइस में थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन होता है तो उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जिसे हम लोग बोल के चलते हैं प्राइस सेंसिटिव डिमांड। ओके, और प्राइस इलास्टिक डिमांड, के प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी आया तो उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। इज इट ओके? व्हाट? सिर्फ लग्जूरियस में नहीं, एक इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इट इज़ एन एग्जांपल कि उनकी जो डिमांड होती है वो प्राइस सेंसिटिव होती है, मतलब प्राइस को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। अब आपने देखा होगा मार्केट में जैसे कि जो टेलीविजन्स आते हैं या मोबाइल्स आते हैं, या फिर आपके मोबाइल्स में एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं, एप्पल की बात नहीं कर रहा, एप्पल का अपना खुद का ब्रांड है, गुडविल है उसकी,
पर ज़्यादातर जो फीचर्स मोबाइल आते हैं जैसे कि रियलमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, उनके प्राइस जो होते हैं लगभग सिमिलर ही होते हैं। ओके, आपने देखा होगा सेम फीचर्स वाले, जैसे कि 4 GB प्लस 64 GB का कोई वेरिएंट आ रहा है। ओके, तो उसका प्राइस लगभग 12 to 13,000 के आसपास होगा, और हर एक ब्रांड का इतना ही होगा। ठीक है, किसी का 12,000, किसी का 12,500, किसी का 13,000, तो इसी रेंज के बीच में वो आएगा हमेशा। और अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी कमी आती है ना, तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, और प्राइस थोड़ा बहुत भी हाई होता है तो उनकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। सर बट सर एप्पल के केस में तो नहीं होगी ना सर, आप एप्पल का एग्जांपल भी तो लो ना, यहाँ पे एप्पल भी तो मोबाइल बनाता है। देखिए, एप्पल को मैं बोलता हूँ एक्सेप्शन, हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड के भी एक्सेप्शन थे, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी के भी अपने एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये प्रेस्टीज मान लो आप, ठीक है ना, काइंड ऑफ अ प्रेस्टीज। लोग बोलते हैं एप्पल लेके बहुत उनको अच्छा लगता है, उनको बहुत ऐसा लगता है बहुत अमीर है, बहुत फील आता है ऐसा कुछ। ओके, तो इस टाइप का प्रेस्टीज मान के एप्पल को मैं एक्सेप्शन में डाल सकता हूँ कि एप्पल का प्राइस ज़्यादा होता है फिर भी लोग उसकी डिमांड करके चलते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर 4 जो था हमारा, वो था यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक को मैं बोलता हूँ ईडी इज इक्वल टू 1। ओके, ईडी इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। सो जब भी प्राइस और क्वांटिटी में इक्वल चेंज आएगा आपका, ठीक है, मतलब प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। आई कैन से कि अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 5% एंड परसेंटेज चेंज in quantity is also 5%, then 5 upon 5 is what, 1. Okay, and 1 is equal to 1. So वहां बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। सर ऐसा कहाँ पे होता है, ये देखो सिर्फ एक्सेप्ट, ये सिचुएशन सिर्फ मैं बोलता हूँ इमेजिनरी है। ओके, ऐसा कहीं होता नहीं है, जनरली ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी आपको कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में इतना ही चेंज आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता। या तो ज़्यादा चेंज आएगा या कम चेंज आएगा, मतलब मोर और लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक, वही आपको सिचुएशन देखने को मिलेंगे हमेशा। ओके, यूनिटरी इलास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक या इसके बाद वाला परफेक्टली इलास्टिक, वैसी सिचुएशन आपको देखने को प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगी। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट इज नंबर 5, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो वो होता था ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, ईडी इज इक्वल टू व्हाट, इंफिनिटी। दैट मीन्स व्हेन quantity demanded changes, keeping price constant, ओके। तो जहाँ पे प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और क्वांटिटी हमारी चेंज होती रहती है। सी मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइस जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, देयर इज नो चेंज। ओके, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, एंड आई एम सेइंग कि जो क्वांटिटी है वो 5% से चेंज हो रही है। तो अब ये भी इम्प्रैक्टिकल है कि मैं बोलता हूँ 5% अपॉन नो चेंज, तो वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। बट सिचुएशन है, जस्ट अंडरस्टैंड इट कि ये सिचुएशन बनती है सिर्फ किताबों में, ठीक है, एक्चुअल में कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होती है आपकी। क्लियर होगी बात? ओके, सो ये हमारा डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी थी विद डिफरेंट शेप्स ऑफ कर्व। मैं आपको यहाँ पे समझाया था, जैसे कि ये रहा पहला, तो ये नंबर 1 है आपका। ये डिटेल डिस्कशन है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक का, जहाँ पे ये कर्व था सबसे पहला हमारा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस। दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पता है आपको क्या होता है? टेल मी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेप्स आपको पता है क्या होते हैं? हाँ, क्या होते हैं ये बताओ, ये कौन सा है? दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट।
ये क्या है आपका, ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हाँ, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड व्हाट इज दिस? वर्टिकल। हाँ, स्ट्रेट लाइन है वो, मेरे से वैसी बन गई, मतलब ऐसे कंसिडर ऐसे करो आप। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन है वो। सो व्हाट इज दिस? अ वर्टिकल। ओके। हाँ हाँ, नहीं ठीक बोला आपने, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है बेसिकली, एंड दिस इज वर्टिकल। यू करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, एनी डाउट्स अप टू दिस पार्ट? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का डिस्कशन जो है मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की। और न्यूमेरिकल प्राइस इलास्टिसिटी में कैसे पूछे जाते हैं उसकी बात करके चलता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, जब ये 12th में हुआ करता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से फिक्स्ड एक क्वेश्चन आता था, 4 to 5 मार्क्स का फिक्स्ड एक क्वेश्चन आया ही करता था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो न्यूमेरिकल की बात करके चल रहे हैं हम लोग। ओके, न्यूमेरिकल का पार्ट है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, calculation of price elasticity. There are three methods. Number one, total expenditure method. Total expenditure method. Number two is percentage method. Percentage method. And number third is geometrical method. Is geometrical method. Okay, so there are three methods जिससे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके चलेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है वो है परसेंटेज मेथड, जिसको हम सबसे ज़्यादा करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिकल एंड टोटल एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट विल डिस्कस इट सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द परसेंटेज मेथड फर्स्ट। Okay, so this is percentage method, very important and you should give it A priority। इसको B priority में रखना, ये A priority हमारी, ये B है और ये C है। ओके, चलिए राइट, सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। ओके, फॉर्मूला क्या है इसका? सो इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं मेन। देखिए, पहला फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ओके, दिस इज नंबर वन फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, वेयर डेल्टा क्यू is change in quantity, change in quantity. Okay, delta q is change in quantity, or I can say it's q2 minus q1. All right, delta p is change in price, is change in price, or I can say it is p2 minus p1. Okay, then P here means the original price. The original price. So what is the meaning of original price? Original price means the price before change. Okay, please remember it. मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि ये ध्यान रहे, हाईलाइट रहे। दिस इज बिफोर चेंज, चेंज होने से पहले वाला प्राइस। ओके ओके, 1 मिनट। सपोज प्राइस आपका 10 से 15 हो गया, तो ये 10 बिफोर चेंज है, ये 15 चेंज्ड प्राइस है या न्यू प्राइस है? ये ओरिजिनल प्राइस है आपका। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं है, दिस इज द इंक्रीज इन प्राइस, ये प्राइस इंक्रीज हो गया। ओके, तो इंक्रीमेंट से पहले वाला बिफोर चेंज, ये लिखा हुआ है मैंने। ओके, एंड क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, इसका भी मतलब सेम है, दैट इज बिफोर चेंज। ओके, सर फिर से बताइए, बिफोर चेंज का मतलब हो गया, जैसे कि देखिए प्राइस 10 था,
तो क्वांटिटी 20 थी आपकी, प्राइस 15 हो गया, तो क्वांटिटी कम होके जो हो गई वो 5 हो गई। ओके, तो देखिए 20 इज द ओरिजिनल क्वांटिटी एंड दिस इज द चेंज्ड और न्यू क्वांटिटी। हमें यहाँ पे ओरिजिनल चाहिए ना कि न्यू क्वांटिटी। इज इट ओके? ऑलराइट, तो ये पहला फॉर्मूला है इसका। सर सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सेकंड फॉर्मूला आपको बता देते हैं। सेकंड फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन, इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले ये लिख देता हूँ मैं। ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय percentage change in price. Okay, so this is the formula, this is the formula number 2, that is percentage change in quantity upon percentage change in price. So percentage change in quantity कैसे निकालेंगे? percentage change in quantity को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है ना, या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा एज इट इज। अगर गिवन नहीं होता तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। सर ये डेल्टा क्यू और क्यू क्या है? ये सेम जो ऊपर दे रखा है ना मैंने आपको, सेम वही है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी into 100. Is it okay? Same for percentage change in price. Percentage change in price, either it will be given or delta P upon P into 100. Delta P upon P into 100. Clear? Okay. So now let's discuss दिस फॉर्मूला फर्स्ट। इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर ये ऐसा बनाया क्यों गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके चलते हैं, ठीक है? क्लियर होगी बात? चलिए अब समझना बहुत ध्यान से। देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं। वी हैव प्राइस एंड वी हैव डी। डी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, प्राइस था 5, देन डिमांड at rupees 5 was 20 rupees, and when the price falls to 3 rupees the demand rises to 30 units. Okay, क्लियर होगी बात? तो जब प्राइस 5 था तो डिमांड 20 हुआ करती थी, और जब प्राइस कम होके 3 हो गया तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड जो हमारी डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। क्लियर? अब देखिए मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है यहाँ पे, और सिंपल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूँ कि प्राइस में जो चेंज आया वो परसेंट में निकाल के दिखा दो मेरे को। ओके, प्राइस 5 से 3 हो गया तो परसेंटेज में कितना चेंज आया प्राइस में वो निकालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। सेम फॉर द क्वांटिटी, 20 से 30 हो गए तो कितना परसेंट क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, ये आपसे मेरे को पूछना है। क्लियर होगी बात? ओके, देखिए इसको मैं यहाँ कर दूँ, राइट। देखिए अब मैं बोलता हूँ प्राइस अगर 5 से 3 हो गया तो कितना चेंज आया प्राइस में? सर 2 का चेंज आया, ऐसे बोलते हैं डेल्टा पी। ओके, अब सर ये 2 तो आपने नंबर में लिखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। देखिए इसके परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी के लिए मैंने वो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है मैंने। ओके, सो सर ये हो जाएगा 2 अपॉन पी। क्या है पी? मतलब ओरिजिनल प्राइस। यस, वेरी गुड, मतलब 5 इंटू 100। तो सर ये हो गया 5 2 एंड दिस इज 40%। क्या है ये? 40% है। क्लियर हो गई बात? तो सर प्राइस जो है 40% से गिर गया, दिस इज फॉल इन प्राइस बाय 40%। ओके सर, सेम क्वांटिटी के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए डेल्टा क्यू क्या है मेरे पास? 10,
और अगर इसे परसेंटेज में मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये कैसे होगा सर, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ओके, डेल्टा क्यू मेरे पास है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, वेरी गुड, अपॉन 20 इंटू 100। तो सर ये हो गया 50। ओके, दिस इज 50%, राइट। मतलब प्राइस में अगर 40% चेंज आया तो क्वांटिटी में 50% से चेंज आ गया। ओके, व्हेन प्राइस इज फॉलिंग बाय 40% एंड क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग बाय 50%। कैन यू टेल मी ये कौन सी डिग्री है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, क्या है ये अकॉर्डिंग टू यू सर? हाँ, वेरी गुड सर, इट इज़ इलास्टिक। सर इलास्टिक क्यों है? क्योंकि सर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है और प्राइस में कम चेंज आ रहा है, तो हम बोलते हैं जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, माइंड माय वर्ड्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट इज एन इलास्टिक डिमांड। ओके, ठीक है सर। चलिए अब मैं आपसे बोलता हूँ कि डिग्री आपने निकाल ली, तो सर डिग्री कैसे निकाली? हमने बोला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज। सर इसको क्वांटिटी को आपने सर न्यूमरेटर में क्यों रखा और प्राइस को डिनोमिनेटर में क्यों रखा? क्योंकि देखिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, तो जिसकी वजह से चेंज आ रहा है उसी को तो डिनोमिनेटर में रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसी से तो हम लोगों को कंपेयर करना है कि भाई क्वांटिटी में चेंज आया किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो इसीलिए इसको डिनोमिनेटर में रखा गया। ओके, सो क्वांटिटी में आया 50% अपॉन 40%, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा ये 451 पॉइंट, और ये बचा आपका, ये 0 0 कट गया, दिस इज 1 1 आगे हुआ, 4 2 जा 8 and 4 5 is 20, this is 1.25। okay, this is 1.25। क्या 1.25 मोर देन 1 है? हाँ या ना? हाँ सर, ये ED मोर देन 1 है ना? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। आप तो बता रहे थे कि इस फॉर्मूले का लॉजिक बताएंगे आप, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, इस फॉर्मूले का लॉजिक ही आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बार एक काम करते हैं, इस फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करके देखते हैं और देखते हैं आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए आपका। तो डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू है सर आपका 10, डेल्टा पी कितना है 2, इंटू पी कितना है 5 एंड क्यू 20। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो गया 50 अपॉन 40, सेम आ रहा है ना सर, 50 अपॉन 40 हो गया। ये भी यहाँ पे भी कितना था देखो ना, 50 अपॉन 40 तो था। हाँ ये रहा ना 50 अपॉन 40, तो सर इसको आप कट करेंगे तब भी 1.25 ही आएगा ना। तो सर इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा आपका। ओके सर, ये कैसे हो गया? अब देखिए इसी को समझा रहा हूँ आपको, ये कैसे हुआ। द ओरिजिनल फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है आपका। नाउ टेल मी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं? सर ये निकालते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ओके, और डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। क्लियर होगी बात? अब जब हम इनको हम काट देंगे आपस में तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? ये तो नीचे आ जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा, राइट और नॉट? तो ये हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये वही फॉर्मूला बन जाएगा आपका इनडायरेक्टली। ओके ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ आया? ओके ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखिए ये रहा हमारा फेयर वर्क। तो देखिए मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू।
ठीक है ना, जहाँ पे डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, पी का मतलब ओरिजिनल प्राइस, दैट इज द प्राइस बिफोर चेंज, एंड क्यू इज इक्वल टू द ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज बिफोर चेंज. ओके, देन वी हैव अनदर फॉर्मूला, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. क्लियर? यस, टेल मी, एनी डाउट्स? ओके, ठीक है सर, इसके ऊपर क्वेश्चन कराइएगा. मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ. आपकी बुक में भी बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो वो भी आप करेंगे, बट मैं अभी आपको पहले अपने सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ आपको. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन नोट करेंगे मेरे साथ, और इस क्वेश्चन को आप करेंगे अभी. ठीक है ना, आप बताते जाना मेरे को. थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ. चलो, सो क्वेश्चन है व्हेन the price when the price of a commodity when the price of a commodity rises when the price of a commodity rises from rupees 10 to rupees 11 10 to rupees 11 per unit its quantity sub demanded falls from 20 units to 15 units. ठीक है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मैं ईडी लिख देता हूँ शॉर्ट में. ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. पहले सिंपल ले लिया. चलो, तो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज फ्रॉम 10 to 11 पर यूनिट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 20 to 15 यूनिट्स. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. आपके सामने सारे फैक्ट्स आपको गिवन है. ठीक है, कि जब प्राइस 10 to 11 हो गया और क्वांटिटी 20 से 15 होगी तो आपको ईडी निकालना है. यहाँ पे सिंपल सी बात है ना. देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है प्राइस एंड डिमांड. तो सर प्राइस था 10, तो डिमांड थी हमारी 20, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 11 रुपीज़ तो डिमांड हो गई हमारी 15. ओके, तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं. ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है. तो सर फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. यही तो फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. चलो फटाफट से बताना मेरे को डेल्टा क्यू क्या है मेरे लिए. सर हाँ 11, सॉरी 11 नहीं है, 20 से 15 हो गया ना, तो इस 5. ओके 5, और मैं इसको -5 लिख देता हूँ, क्योंकि सर 15 माइनस 20 करेंगे तो आप -5 आएगा. Q2 माइनस Q1. देन डेल्टा पी, सर ये हाँ, तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी ना. Q2 का मतलब क्या, न्यू क्वांटिटी, एंड Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी. अभी इसका लॉजिक समझ जाओगे आप, बाद में माइनस इग्नोर कर देते हैं हम लोग वैसे भी. एंड दिस इज 11 माइनस 10 तो 1. ओके, पॉजिटिव 1.
चलिए, एंड P है आपका 10 एंड Q है आपका 20। क्लियर? तो सिर्फ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो -5/1 इंटू 10/20, राइट। तो अब इसको हम काट देते हैं यहीं पे 1 एंड 2, तो दिस इज -5/2 विच इज इक्वल टू 2.5, माइनस का 2.5, एंड माइनस को बाद में हम लोग बोलते हैं इग्नोर इट वाइल कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। तो माइनस साइन विल बी इग्नोर, तो इट विल बी 2.5। ठीक है, इट विल बी व्हाट, 2.5। क्लियर? ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में माइनस को इग्नोर कर दो। हाँ देखो, ये इसलिए लिया था क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में साइन इग्नोर नहीं किया जाता। तो जब मैथमेटिकली हम लोग किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस को साथ ले लो। बाद में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते में बोल दिया इग्नोर कर दो, तो ठीक है इग्नोर कर दो, आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर इट। ओके, इन द बिगिनिंग। तो ये आ रहा है 2.5। यस, कौन सी डिग्री है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, क्या है ये? मोर देन यूनिट इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक। ओके, इलास्टिक बोलेंगे बिकॉज इट इज मोर देन 1, तो आई कैन से इट इज व्हाट, मोर देन यूनिट इलास्टिक। ओके, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका परसेंटेज मेथड का बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? पहला क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, देखिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे साइड में इस चीज़ को नोट कर लेना, व्हेन 2 और मोर, या 2 की जगह 3 कर लो, 3 और मोर यूनिट्स आर गिवन, व्हेन 3 और मोर यूनिट्स आर गिवन, 3 या 3 से ज़्यादा यूनिट जब आपको गिवन है, यूनिट गिवन है आपको, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड ये कब अप्लाई करना है, व्हेन परसेंटेज चेंज, व्हेन परसेंटेज चेंज ऑफ ईदर क्वांटिटी और प्राइस और बोथ इज गिवन। तो जब परसेंटेज में आपको गिवन होगा तो नेचुरल सी बात है आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, और जब आपको यूनिट में गिवन होगा, वेरिएबल्स गिवन होंगे, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, सर क्या यही निकालने को देगा आपसे? देखिए ऐसा नहीं है, ये ना क्वेश्चन में बहुत मजे लेता है। मजे कैसे लेता है ये आपको ना ये भी निकालने को दे सकता है। बोलेगा आपको कि लो भाई ईडी आपको मैं दे देता हूं, पहले ईडीएम 1.5, अब चेंज इन क्वांटिटी निकाल के दिखाओ, या चेंज इन प्राइस निकाल के दिखाओ, या प्राइस निकाल के दिखाओ। मतलब इनमें से कुछ भी कैलकुलेट करा सकता है आपसे। कोई एक वैल्यू आपको गिवन है और दूसरी वैल्यू को एक्स मान के आपको वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है ना? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, या फिर इस वाले फॉर्मूले में रख के आपको बोलेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल के दिखाओ। तो आपसे कुछ भी निकलवा सकता है, आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है यहाँ पे। क्लियर? चलो, अब और इसके एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको और बात क्लियर हो जाएगी। डिमांड डिमांड डिमांड, हाँ जी, ओके ओके ओके। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप देखेंगे एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, a consumer a consumer buys a consumer buys 20 units, a consumer buys 20 units of a good
of a good at a price of 5 per unit, of rupee 5 per unit. Okay, he incurs, ध्यान से देखना, he incurs an expenditure of rupee 120 when he buys 24 units. 24 units, full stop. Calculate price elasticity. Okay, calculate price elasticity of demand. Clear? चलिए, अब यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है एंड यू हैव टू टेल मी कि यहाँ पे कौन सी वाली डिग्री भी अप्लाई हो रही है इस केस में, ठीक है ना। ये मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपसे ये क्वेश्चन खुद से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे डिग्री कौन सी अप्लाई हो रही है, आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। चलिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी निकाल देते हैं। अब सर प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहले फॉर्मूला बताओ मेरे को फटाफट से। तो सर फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ये सॉल्यूशन है, ओके। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन क्यू। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या है, प्राइस है, क्वांटिटी है। बोलता है कि जब प्राइस 5 था, एट अ प्राइस ऑफ ₹5, कंज्यूमर बाइज व्हाट 20 यूनिट्स, तो क्वांटिटी 20 थी यहाँ पे, ठीक है। नाउ इज सेइंग कि कंज्यूमर 120 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर करता है और 24 यूनिट्स खरीद लेता है। तो मतलब 24, ये तो पता है मेरे को। अब बोलता खर्चा 120 का करता है और 24 यूनिट आ जाते हैं, तो प्राइस नहीं पता मेरे को। तो यहाँ पे प्राइस निकाल सकते हो आप क्या? कैसे निकालेंगे प्राइस सर? टेल मी, कैसे निकालेंगे प्राइस, सोचो आप। हाँ, देखिए सर, इसमें प्राइस ऐसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी चीज़ पे 10 रुपीज़ स्पेंड कर रहा हूँ और 2 यूनिट्स आ रही हैं, मैं 10 रुपये खर्च करके 2 यूनिट खरीद सकता हूँ, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 5 रुपीज़ ही तो है, है ना। तो सर यहाँ पे 120 स्पेंड करके 24 यूनिट्स आ रही हैं, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हो गया सर? ये हो गया 5। कितना आ गया? 5। क्लियर होती है बात? ओके, तो यहाँ पे प्राइस 5 ही है। यहाँ कहाँ दे रखा, क्या दे रखा है? ओके, ओके, आप समझे नहीं, क्वेश्चन नहीं समझे आप। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनदर यूनिट की तो बात ही नहीं हो रही है, एक ही कमोडिटी की बात हो रही है। बोलता है एक गुड खरीदता था, 5 रुपए में खरीदता था, अब वो 120 रुपए खर्च कर रहा है और 24 यूनिट खरीद के ला रहा है। तो आपको प्राइस निकालना है यहाँ पे कि 120 रुपीज खर्च करके 24 यूनिट आ रही हैं, तो एक यूनिट कितने की आएगी? 5 की आएगी ना। मतलब देयर इज नो चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन क्वांटिटी, बट देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ ये कौन सी डिग्री होती थी जहां पे प्राइस में चेंज ही नहीं आता, क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है और डिक्रीज होती रहती है? कौन सी डिग्री होती है ये सर? ये तो वो होती थी, उसे बोलते थे हम लोग सर, कुछ तो बोलते थे ना। हाँ जी, तो सर इसे बोलते थे, सर इसे बोलते थे ईडी इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसे बनाते थे ऐसे करके ना, इन्फिनिटी। याद आया? सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, इट इज व्हाट? ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सर फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब चलिए, तो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। तो डेल्टा पी इज 0, आई कैन से 0, ओके।
डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू है सर 4। नहीं समझ आया? डेल्टा पी 5 माइनस 5 0। ओके, डेल्टा क्यू इज 24 माइनस 20 इंटू पी 5 अपॉन क्यू। क्यू इज व्हाट? 20। ओके, तो सर अब सर ये तो सर मैथमेटिकली गलत है ना सर। ये तो ऐसे आना चाहिए सर, ये तो ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि 0 इंटू 5 तो ज़ीरो हो जाएगा। आप तो बोल रहे हो इन्फिनिटी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैथमेटिकली गलत हो या नहीं हो, इकोनॉमिक्स में इसको इसी तरह डिफाइन किया हुआ है। वो बोलते हैं, लोगों का बोलना ये है, मेरे हिसाब से भी गलत है, बट हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। ये लोग बोलते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो रखा हो तब तब तुम उसे ज़ीरो लो वैल्यू को, तब कुछ भी आएगा ज़ीरो ले लो उसको, ठीक है। बट ये बोलता है कि जब भी न्यूमरेटर में ज़ीरो रखा होगा तब उस वैल्यू को ज़ीरो नहीं इन्फिनिटी बोल के चलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इन्फिनिटी। एंड अकॉर्डिंग टू द डिग्री वो भी यही बोलती है कि भाई जब डिमांड में चेंज आता जा रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो इन्फिनिटी के इक्वल है, मतलब कोई अंत नहीं है उसका। अब देखो यहाँ पे अगर लॉजिक लगाते हैं तो बात भी ठीक है कि 20 से 24 वो कितना भी होता जाएगा, कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, पर कोई प्राइस में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो बोलते हैं डिमांड का कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी लेवल की डिमांड है। क्लियर होगी बात? ओके, नाउ टेल मी, यहाँ जो शेप है वो सर कैसा होगा? सर इसका डिमांड कर्व बना लेते हैं और पता लग जाएगा शेप कैसा होगा डिमांड कर्व का। सी, इसका डिमांड कर्व ऐसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है हमारा प्राइस है और यहाँ पे हमारी डिमांड है। तो सर यहाँ डिमांड में चेंज आता रहेगा। ये पहले जो थी वो 20 थी, देन बढ़ के 24 हो गई, और जो हमारा प्राइस था, प्राइस रिमेन्स 5। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस। क्लियर? तो सर इसे बोलते हैं हम लोग, इट इज a horizontal, right? It is a horizontal straight line. It is an horizontal straight line parallel to which axis? X axis. Okay, क्लियर होगी बात? ऑल राइट सर, अब क्या करें सर? और क्वेश्चन दिखाइए इसके, और एक दो क्वेश्चन और कराना पड़ेगा आपको। हाँ, अब देखो, अब मैं आपको जिस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, उस टाइप के क्वेश्चंस की डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन वैसा ले लेते हैं जैसा एग्जाम में बहुत बार नोटिस किया गया है, राइट? चलिए, क्वेश्चन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड of a good is minus 2, full stop. 40 units of this good, 40 units of this good are bought of a price, are bought of a price, are bought of a price of rupee 10 per unit, of rupee 10 per unit. Okay, now the question is how many units will be bought, units will be bought, how many units will be bought at a price of rupee 11 per unit, at a price of rupee 11 per unit. Okay, calculate, read the question। आपके सामने आपका क्वेश्चन है, आप उसको रीड करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? सर क्वेश्चन तो बहुत इजी सा लग रहा है, इजी है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है? देखिए एक बार क्वेश्चन क्या बोलता है। पहली बोल दिया, बोलता प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। सर निकाल के दे दी यहाँ पे तो इलास्टिसिटी,
इलास्टिसिटी आपको पहले कैलकुलेट करके दे रहा, बोलता 2 है, यस इज मोर देन 1 ना, 2 मतलब मोर देन 1। ओके, बोलता है फिर आपसे बोलता है 40 यूनिट्स ऑफ दिस गुड आर बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹10। बोलता है जब प्राइस 10 रुपी था तब कंज्यूमर 40 यूनिट्स खरीदता था। क्लियर? दोबारा बोल रहा हूँ, जब प्राइस 10 रुपी था तो कंज्यूमर 40 यूनिट्स खरीदता था एक कमोडिटी के। क्लियर हो गई बात? अब आगे बोलता है जब प्राइस था 10 तब कंज्यूमर खरीदता था 40। ओके, अब बोलता है कि जब प्राइस 11 हो गया तो कंज्यूमर कितनी खरीदेगा ये निकाल के दिखाओ आप। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना। बोलता है हाउ मेनी यूनिट्स विल बी बॉट एट अ प्राइस ऑफ 11 पर यूनिट। बोलता है जब प्राइस 11 हो जाएगा तो अब कंज्यूमर कितनी यूनिट्स को बाय करेगा। क्लियर होती है बात? ओके, तो सर हमको यहाँ पे जो है ना वो Q2 निकालना है, हमको यहाँ पे Q2 निकालना पड़ेगा, और Q2 मतलब न्यू क्वांटिटी निकालनी है हमको। ओके सर, चलिए अब फटाफट से डेल्टा पी कितना है सर? डेल्टा पी है 11 माइनस 10 1। सर डेल्टा क्यू कितना है? सर डेल्टा क्यू तो निकाल ही नहीं सकते, हाँ या ना? तो सर डेल्टा क्यू तो निकलेगा ही नहीं, उसके लिए तो Q2 चाहिए, Q2 पता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, डेल्टा क्यू को x मान लेते हैं। ओके, डेल्टा क्यू को x मान लेते हैं। ओके, देन p कितना है टेल मी, एंड q कितना है? यस, एंड q इज 40। ओके, दिस इज द q। चलिए, और सर अब फॉर्मूला लिखते हैं, ed इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। टेल मी, ईडी दे रखा आपको, ईडी गिवन है आपके पास सर, ये -2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू सर हमारा x है, तो x अपॉन डेल्टा पी है सर 1 इंटू पी है 10 अपॉन 40। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 10x अपॉन 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एग्जैक्टली -80 इज इक्वल टू 10x। तो x का वैल्यू यस -80 अपॉन 10, सो इट इज माइनस का 8 सर ये माइनस आ रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंस कहाँ पे आया। आप बोल रहे थे ना सर माइनस का साइन इग्नोर कर देंगे, देखिए यहाँ पे इग्नोर करोगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन में आपको माइनस का साइन गिवन हो तो इग्नोर मत करना उसको, क्योंकि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो लॉजिक पता है। कभी कभार क्या होता है हम लॉजिक भूल जाते हैं और सीधा सीधा उठा के ऐड कर देंगे। अगर ये -2 नहीं होता तो ये +8 आता, राइट? और हम क्या करते, सीधा उठा के 40 + 8 48 कर देते हैं यहाँ पे, जो कि डेफिनेटली गलत हो जाता है आपका। क्लियर हो रही है बात आपको? अब देखो सर x आ गया, मतलब चेंज इन क्वांटिटी आ गया हमारे पास -8। चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया? -8 आ गया। तो देखिए 40 प्लस -8, समझे आप मेरी बात को? तो प्लस माइनस माइनस, तो सही हो गया 32। सो द न्यू क्वांटिटी विल बी 32। क्लियर होती है बात? और अगर यहाँ पे माइनस का साइन इग्नोर हो जाता तो 40 + 8 48, गलत, वहीं गलत। सर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो लॉजिकली डिमांड डिक्रीज ही तो होगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। हाँ, हम्म, हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। क्लियर होगी बात? ठीक है। सो ये क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपको अब देखिए यहाँ पे तो आपसे डेल्टा क्यू निकलवाया आपसे बेसिकली। आपसे हो सकता है अगले क्वेश्चन में पी निकलवाए, आपसे हो सकता है डेल्टा पी निकलवाए, कुछ भी निकलवा सकता है वो। आपको एक वैल्यू गिवन होगी जिसको आपको इक्वल्स में रख के सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना है उसको उठा के। क्लियर हो रही है बात? यस, एक बार फिट फटाफट से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी इज -2, जो आपको गिवन है वो है ईडी। ईडी मेरे को गिवन था। बोलता है 40 यूनिट्स ऑफ दिस गुड आर बॉट एट अ प्राइस ऑफ 10। बोलता है जब प्राइस 10 था तो कंज्यूमर 40 खरीदता था।
अब बोलता है कि हाउ मेनी यूनिट्स, देखो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कितने यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स खरीदेगा 11 पे, तो प्राइस 11 हो जाएगा, तो कंज्यूमर कितना खरीदेगा ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब सिंपल है, मैथमेटिकली इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले डेल्टा पी कितना है, 11 माइनस 10 1, देन डेल्टा क्यू पता नहीं x मान लो, डेल्टा पी इज 10 सॉरी एंड पी इज 10 एंड क्यू इज 40, फॉर्मूले में पुट किया, ईडी हमको गिवन है उसको इक्वल्स में रखा, x अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन 40, सॉल्व करके आया -8, ध्यान रखना क्या आया, -8, तो द न्यू क्वांटिटी विल बी 40 प्लस -8 इज इक्वल टू 32, विच इज माई आंसर। क्लियर होगी बात? हाँ सर, क्लियर होता है, ठीक है, ओके सर। सो अब देखो, अगर आप यहाँ पे माइनस इग्नोर करोगे तो आप ऐसे ध्यान रखना कि हमेशा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ये 40 में हमेशा जो भी डेल्टा क्यू आ रहा है वो माइनस ही होगा, क्योंकि सर ये डिक्रीज इन क्वांटिटी है, नहीं तो माइनस का साइन लेके करो तो आपको पता ही है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, देखिए ये है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, क्लियर, तो आई कैन से Q2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस Q1, देखो इधर लेता हूँ P एंड A, 10 11 40 32, ये Q1 है एंड ये Q2 है, ये Q2 मुझे नहीं पता था, ठीक है ना, Q2 मतलब न्यू क्वांटिटी, ओके, तो Q2 का मतलब क्या हो गया, Q2 का मतलब हुआ Q1 प्लस डेल्टा Q, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी, है ना। अब सिंपली अगर आप ये करते 40 प्लस 8 कर देते तो ये 48 होता, जो कि गलत हो जाता, यही समझा रहा हूं आपको, तो 40 प्लस -8 करना है आपको, जो कि होगा 32, इसीलिए माइनस का साइन इग्नोर नहीं करना आपको, ओके। चलिए, तो ये हमारा डिस्कशन था, ये हमारा मेथड था, परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो।